ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग केमिस्ट्री में क्लास चल रहा था, केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था हमारा। और इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने निकाला था ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन निकाला था कि किस तरह से उसे इक्वेशन बना के दिखाया जाए ज़ीरो ऑर्डर का, जो टाइम के साथ साथ उसका कंसंट्रेशन कैसे चेंज होता है। तो वह कंसंट्रेशन टाइम और जो स्लोप होते उसके हिसाब से ग्राफ भी प्लॉट किया था। और चूँकि कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करते रहता है रिएक्टेंट का, तो उस हिसाब से, ठीक है, चूँकि ज़ीरो ऑर्डर में तो कंसंट्रेशन भी डिपेंड नहीं करता, तो उस हिसाब से क्या एक इक्वेशन होना चाहिए वो हम लोगों ने करके दिखाया था। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगला हेडिंग हम लोग देते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बताया था कि जो इसका x प्लस वाई जो होता है, ऑर्डर होता है ना, वो x प्लस वाई करते एक्सपोनेंट होता है, उसको प्लस करते हैं, तो उसके वो जो होता है ना वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो तो उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जब भी कभी केमिकल काइनेटिक केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम आगे चलता है डिक्रीज करते जाता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो क्या दिखाएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन the concentration of a reactants decreases while the concentration of product increases, ठीक है। ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ले जाएंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन टाइम माइनस, ये माइनस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाता है, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एक छोटे से टाइम में कितना कंसंट्रेशन डिक्रीज किया है, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। एक रेट लॉ होता है, रेट लॉ के हिसाब से क्या बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम, और वो इसी के बराबर होता है, वो होता है के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम, ठीक है ना, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। ये होता रेट लॉ के हिसाब से, और वो भी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही होता है, मगर कंसेप्ट में फ़र्क है। यहाँ पे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है कि कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, एक वेरी स्मॉल टाइम में कितना कंसंट्रेशन डिक्रीज किया, ये उसका उस वक्त का रेट ऑफ रिएक्शन था, ये हम लोगों ने इससे लिखा। और ये रेट लॉ के हिसाब से बोला क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन प्रेजेंट एट द टाइम। ये समझ में बात आ रही है। ये हम लोग रेट लॉ के हिसाब से मैं यहाँ से लिख देता हूँ रेट लॉ, ये भी लॉ है, लेकिन इसमें क्या बताया है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन
प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब जैसे हम लोगों ने रिएक्टेंट को लिया है तो रिएक्टेंट में 1 2 3 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। यहाँ रिएक्टेंट खाली R से दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें A B हम लोग लेते हैं, 2 2 3 3 लेते हैं। तो उस वक्त जिस वक्त हम लोग रिएक्शन चेक कर रहे हैं उस वक्त रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है उसी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर कम बचा होगा तो कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ज़्यादा बचा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा। तो ये रेट लॉ कहलाता है। तो रेट लॉ में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द concentration present at that time। ठीक है ना, ये हमने पहले भी बता रखा है लेकिन हम रिमाइंडर के तौर पे दे रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जैसे ये रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए रेट को हम लोग एक K से ले लेते हैं, K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो वो चीज़ यहाँ हमने लिखा है दोनों सेम चीज़ लेकिन अलग अलग कंसेप्ट के हिसाब से। ये है रेट लॉ के हिसाब से और ये है केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से। यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था उसके हिसाब से लिखा हम लोगों ने, और यहाँ पे कितना कंसंट्रेशन उस वक्त बचा हुआ है उस मोमेंट पे उसी का प्रोडक्ट के बराबर होता है। लेकिन है दोनों सेम चीज़, तरीके अलग अलग है। आगे चले पीछे चले, आगे क्या बताया कि यहाँ पे जो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में इधर भी हो रहा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है। इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो कैसे लिखेंगे वो आप लोग लिख लिए उसको। मैं यहाँ से मिटाता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ से हम लोग चलते ऊपर की तरफ, यहाँ ले लेता हूँ मैं ये डी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर। ये हमने यहाँ उठा लिया, ठीक है। इसको रीअरेंज करके देखिए कंसंट्रेशन डी आर, इस आर को यहाँ लेके आते हैं, डी टी को यहाँ ले जाते हैं, तो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये है, ये डी आर है और ये आर नीचे आ गया और यहाँ पे के डी टी आ गया, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो गई। कितनी बात सुनी, तो डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। कितनी बात सुनी, यहाँ पे क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम। किसी टाइम में कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा हुआ है और थोड़े से टाइम में कितना चेंज हो रहा है प्रोडक्ट की तरफ, तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन है और ये कंसंट्रेशन एट दैट टाइम है। जो बचा हुआ है इतना बचा हुआ है लेकिन इस रेट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट दैट टाइम इज इक्वल टू माइनस के डी टी आ गया ये। अगर हम चाहते हैं कि टोटल के थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद टोटल कितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा, तो कैसे निकालेंगे उसको, उसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही स्मॉल टाइम का दिखा रहा है डी आर, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, लेकिन हम सर्टेन टाइम के बाद ये डी टी था वेरी स्मॉल टाइम में। अगर हम चाहते हैं कि थोड़े टाइम के बाद कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करते, क्योंकि इंटीग्रेट करते छोटे से मिला के बड़े करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते, इधर से मैं मिटा रहा हूँ इसको, इसकी ज़रूरत नहीं, तो एक इंटीग्रेशन का एक रूल दे रखा डी एक्स अपॉन एक्स। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेचुरल लॉग एक्स हो जाता है, ये एक रूल है। यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो नेचुरल लॉग ln है, नेचुरल लॉग एक्स आ जाएगा ये, ठीक है। कितनी बात समझ में आई, तो यहाँ पे डी आर अपॉन आर है, ठीक है। यहाँ पे
डी आर अपॉन आर है, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर, नेचुरल लॉग, ये एल एन नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर, और ये हो जाता है के तो कांस्टेंट था तो माइनस के तो ऐसे ही रहेगा, और डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी हो जाएगा, जैसे डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग तो कितना हो जाता है, एक्स हो जाता है, ऐसे डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी आ जाएगा। और साथ ही एक कांस्टेंट जो है यहाँ पे हम लोग आई से दिखाते हैं, एक कांस्टेंट है ये लिखते हैं हम लोग, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है, लेकिन फिर जब इंटीग्रेट करते हैं तो दोबारा से एक कांस्टेंट लिखते हैं हम लोग। कितनी बात सुनी, आई इज़ अ कांस्टेंट, कितनी बात सुनी, ये समझ में आया। इंटीग्रेट किया तो डी आर अपॉन आर इंटीग्रेट किए, नेचुरल लॉग आर के बराबर हो गया, और ये के तो कांस्टेंट था माइनस के ऐसे ही रह गया, डी टी को इंटीग्रेट किया तो टी आ गया, वो हमने रूल बता दिया। और फिर एक कांस्टेंट यहाँ पे आई हम लोगों ने लिखा, क्योंकि जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट भी लिखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। कितनी बात सुन में, आगे चलें। अब ये कांस्टेंट जो है इसका कितना वैल्यू होगा, कांस्टेंट जो है जब भी इंटीग्रेट करके हम लोगों ने ये रिलेशन लिखा, और इसको लिखने के बाद अब हम चाहते हैं कि इस कांस्टेंट का वैल्यू लिखें, तो जब भी कभी हम किसी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इनिशियल कंडीशन लेते हैं। क्या लेते हैं, इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करना शुरू करेगा तो वो इनिशियल कंडीशन हो गया, तो जब रिएक्शन शुरू करेगा तो टी ज़ीरो होगा, रिएक्शन होने के बाद टाइम लगेगा ना, रिएक्शन होने से पहले तो टी ज़ीरो ही होगा, जस्ट स्टार्ट हो रहा है तो उस वक्त टी का वैल्यू ज़ीरो होगा, तो कंसंट्रेशन कितना होगा रिएक्टेंट का, मैक्सिमम होगा, क्योंकि उस वक्त प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, प्रोडक्ट बना ही नहीं है। कितनी बात सुन में, तो क्या बताया, जब भी कभी इस कांस्टेंट का वैल्यू या कभी भी कांस्टेंट निकालना होता है तो इनिशियल कंडीशन पे जाते हैं हम लोग, व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर कंसंट्रेशन कितना, क्योंकि यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन कितना होगा जब टी ज़ीरो होगा, तो ठीक है ना। तो व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो, आर इज इक्वल टू आर नॉट, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट का क्या मतलब है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है ना, और इनिशियल कंसंट्रेशन मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो, ठीक है ना, इसलिए नॉट लगाई, इनिशियल कंसंट्रेशन। टी ज़ीरो यहाँ पे ले लें इनिशियल टाइम, ठीक है ना। अब बताया कि जब टी ज़ीरो इनिशियल टाइम का वैल्यू ज़ीरो ले लिया तो अब हमें इसमें वैल्यू को डाल देते हैं, यहाँ पे टी का वैल्यू डालते हैं। जब टी ज़ीरो होगा तो ये कंसंट्रेशन कितना होगा, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। देयरफॉर ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ये मैं मिटा दूँ थोड़ा सा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने लिख ही लिया, ये भी लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग आर कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के, और टी का वैल्यू ज़ीरो ले लिया, प्लस आई, ये कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आ जाएगा। कितनी बात सुनी, आई का वैल्यू, इस आई का वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, ये है ना इक्वेशन 1, इसमें डाल देंगे आई का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई, पुटिंग the value of I in equation 1, ये इक्वेशन 1 है, इसमें डाल देते हैं, तो क्या मिलेगा, नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर, इनिशियल कंसंट्रेशन, माइनस के टी, प्लस आई का वैल्यू लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आ गया हमारा, आई को हटा दिया। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, ठीक है। आगे चलेंगे
तो ये हमारा एक इक्वेशन नंबर 2 बन के आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। आगे चले, यहाँ पे क्या है, ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल जितना लेंगे वो तो लेंगे, वो हमारा फिक्स है। ये है कि कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो के है, ये टी है, ये नेचुरल लॉग ऑफ आर है, कंसंट्रेशन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम टी। ये टी जो है ना, उस वक्त थोड़े टाइम के बाद कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है वो ये वाला है। इनिशियल इतना था, अगर और थोड़ा टाइम जाएगा तो कौन सा कंसंट्रेशन चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा। इनिशियल तो जो ले लिया हम लोगों ने वो तो इनिशियल ले लिया कि भाई इनिशियली हमारे पास इतना था, अब रिएक्शन हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन यहाँ होता रहेगा और टाइम यहाँ चलता रहेगा। यानी ये दोनों एक दूसरे का लीनियरली चेंज होते जाएंगे। लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर इक्वेशन में जैसे हम लोग बताते हैं ना, लीनियर इक्वेशन होता है, 2 वेरिएबल पढ़ा है मैथ में। तो क्या समझ में आया कि कंसंट्रेशन नेचुरल लॉग आर चेंजेस डायरेक्टली विद द टाइम। ठीक है, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाता है। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है और या स्लोप का जो इक्वेशन होता है वो लेते हैं, तो क्या लिखा है, द इक्वेशन ऑफ इट इज सिमिलर टू, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ similar to equation of straight line like y is equal to mx plus c। ठीक है ना, ये हम लोगों ने किया था स्ट्रेट लाइन का। तो ये y जो है ये इसके बराबर है, नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। ये है स्लोप और ये x वेरिएबल, यहाँ पे k जो है ना स्लोप दिखाएगा और t टाइम। तो ये जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा हो, लेकिन ये कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो ये और ये दोनों सेम है। कितनी बात सुन में, इसका मतलब ये है कि ये जो y x के साथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। इसका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, इसका भी ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कैसा होगा ग्राफ, इसे प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन, प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर वर्सेस टाइम टी, इनके बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। कितनी बात सुने, इधर समझ में आ गया है, नोट कर लिया इसे। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसे ज़रा सा मिटाते हैं। क्या है यहाँ पे जब देखते हैं तो ये क्या है, के जो है ना इस वाले इक्वेशन को इससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो नेचुरल लॉग आर जो है, नेचुरल लॉग आर इक्वल टू वाई के बराबर है, माइनस के स्लोप के बराबर है, और टी जो है ना एक्स के बराबर है, और सी इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर है। तो ये तो हमारा फिक्स है। ये के जो है ना स्लोप किसी भी लाइन का स्लोप, जो स्ट्रेट लाइन जो भी कभी बनाते हैं हम लोग, तो स्लोप को बोलते, उसको स्लोप बोलते हैं। उसको टैन थीटा से भी दिखाते हैं, टैन थीटा से। चूँकि वो स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, एंगल पे जहाँ से भी कट करेगा एक ही होगा। तो बताया क्या कि ये जो स्लोप है वो तो फिक्स रहेगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, और कंसंट्रेशन जो है जैसे y x के साथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। तो हम लोग कंसंट्रेशन, नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का हम लोग ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। कितनी बात सुनिए, यहाँ पे जो स्लोप है माइनस के है, तो माइनस के का मतलब नीचे की तरफ जाएगा। ये अगर प्लस में होता तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है स्ट्रेट लाइन, लेकिन माइनस होगा तो नीचे की तरफ आएगा। तो इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वो देखते हैं कैसा ग्राफ आता है ये। ठीक है, इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है यहाँ पे नेचुरल लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट, ये यहाँ पे प्लॉट कर दिया हमने इनिशियल कंसंट्रेशन।
लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा कंसंट्रेशन घटता जाएगा। तो ये जो है ना चेंज इन कंसंट्रेशन होता रहेगा, ठीक है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन होता रहेगा। स्लोप इसका नीचे है, तो के जो है ना माइनस के हम लोग ऐसे दिखाएंगे, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, ये डाउनवर्ड जाएगा ये, और ये टाइम है हमारा, टाइम के साथ साथ। तो ये जो कंसंट्रेशन है इनिशियली तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जब टाइम ज़ीरो था तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम था। जैसे जैसे टाइम बढ़ना शुरू किया कंसंट्रेशन घटना शुरू करेगा, और ये घटेगा तो ऐसे हम लोग एरो दिखाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे माइनस का स्लोप ऑलरेडी दिखा रहे हैं, तो इसको हम लोग ऊपर की तरफ दिखाएंगे, क्योंकि ये माइनस रिप्रेजेंट करेगा डाउनवर्ड। तो दोनों, इसको भी नीचे करेंगे उसको भी नीचे करेंगे, तो दो नहीं करेंगे, एक ही से एक। तो स्लोप को नीचे दिखा रहे हैं, लेकिन इस कंसंट्रेशन को इस तरह से दिखा रहे हैं हम लोग। ये स्लोप दिखा रहा है नेगेटिव होने की वजह से वो नीचे जा रही है। तो इस तरह से हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ बिटवीन नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टी। ये हमारा ग्राफ हो गया ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ग्राफ यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसका एक दूसरे तरीके से भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं और किस तरह से ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ से, ठीक है। एज वी नो, हम जानते हैं क्या चीज़ दे रखा है, नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो ये माइनस में है तो इधर कर लेते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। इसको इधर करेंगे तो माइनस के टी आ जाएगा, और ये नेचुरल लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन एट दैट टाइम। ये इधर गया तो माइनस हो गया ये, और ये माइनस इधर था तो इसको इधर आया तो प्लस हो गया, ये प्लस हो गया ये, ठीक है। ये जो माइनस है, लॉग जब भी लेते हैं अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में लिखते हैं, जब डिवाइड होता है तो माइनस में लिखते हैं। ये दोनों ही लॉग है, नेचुरल लॉग है, तो ये माइनस में, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे होंगे। तो के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एन आर इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, ऐसे लिख लेंगे हम लोग। कितनी बात सुने, ये माइनस था तो ये डिवाइड में चला गया। नेचुरल लॉग को हटाने के लिए, लॉग में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। ये नेचुरल लॉग को हम लोग हटाते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर लॉग को ले लेते हैं। अब ये लॉग हो गया, नॉर्मल लॉग हो गया, ये नेचुरल लॉग नहीं। कितनी बात सुन में, और ये आ गया के टी। कितनी बात सुन में, आगे चले, के को यहीं रहते टी को इधर ले आते हैं, ठीक है। या फिर इसको ये वाला नंबर को इसके नीचे लाते हैं, तो के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन द कंसंट्रेशन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। इससे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो स्लोप के जो ना स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, रिएक्शन कांस्टेंट कहलाता है, तो ये कांस्टेंट है। 2.303 ये भी एक कांस्टेंट है। ये टी है, टाइम के साथ साथ इधर ये वाला जो चेंज है ना, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम लॉग, ये बदलता रहेगा वैल्यू, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा। तो क्या देखा गया कि यहाँ पे भी एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग, किसके टर्म में, चेंज इन कंसंट्रेशन, ओरिजिनल लॉग ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन टू द कंसंट्रेशन पर्टिकुलर मोमेंट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे भी एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं हम लोग और उसे दिखाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, नोट करिए। इसको हम लोग, इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, इसको मिटा देते, ये तो पुराना ग्राफ चाहिए, इसे मिटाते हम लोग।
क्या दे रखा है, इसको अगर हम लोग दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम KT 2.303, ये आ जाएगा हमारा। यहाँ पे हम लोग लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि ये K और ये 2.303 ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बदलता रहेगा। अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन log of initial concentration upon concentration at a particular moment of time versus time t, ठीक है ना। इसके उसमें तो जब प्लॉट करेंगे ग्राफ को तो ये जो है लॉग इधर लेंगे, लॉग ओरिजिनल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। ये इधर ले लिया, ऐसे कर लिया, और ये टाइम इधर प्लॉट कर दिया, और ये ग्राफ ऐसे। और ये जो स्लोप है, स्लोप हम लोग दिखा रहे हैं, स्लोप इज इक्वल टू K अपॉन 2.303 के बराबर है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव में है ना ये, तो ये ऊपर जाएगा। तो R0 अपन R लॉग का लेंगे और ये तो टाइम का लेंगे, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। कितनी बात सुन में। अगर हम लोग उस वाले इक्वेशन का बनाएंगे, जो पहला वाला इक्वेशन था उसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे तो स्लोप नीचे आ रहा था, ठीक है ना। खाली कंसंट्रेशन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस वक्त उसको नीचे आ रहा था ग्राफ, ये जो अभी मिटाया है। और ये जो है ओरिजिनल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर प्लॉट करें तो ये ऊपर जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये ग्राफ कैसे प्लॉट कर दिया हम लोगों ने। आगे चलते हम लोग, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसके अलग अलग स्टेज पे ग्राफ जो बनाया हम लोगों ने, 2 ग्राफ बनाया। आगे दे रहा एग्जाम्पल कौन कौन से रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। उसके एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक। तो इसे मिटाते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसे मैं बता रहा हूँ क्या दे रखा है कि जितने भी नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो स्पॉन्टेनियसली उनके न्यूक्लियस टूट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं और वो खुद ब खुद टूटते रहते हैं, वो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। उससे बहुत सारे रेजेस निकलते रहते हैं। रदरफोर्ड ने उस रेजेस पे एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि ये जो रेजेस होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा रेज होते हैं। तो वो सभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और वो डीके करता है, वो चाहे नेचुरल तौर पे हो रहा हो या आर्टिफिशियल तौर पे कराया जा रहा हो, वो सभी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। जैसे यूरेनियम होता है, रेडियम होता है, थोरियम होता है, ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनके न्यूक्लियस टूटते हैं, रेजेस निकलते रहते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो ना फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन के, केमिकल काइनेटिक्स के एग्जाम्पल है। ऐसे ही दे रखा है एक रिएक्शन यहाँ पे, इथीन जो है अल्कीन ग्रुप होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये इथेन बन जाता है। ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो क्या बता, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक दे रखा है ये भी एक डीके टाइप का डीके हो रहा है कि रेडियम जो होता है जिसका एटॉमिक मास 226 है, एटॉमिक नंबर 88 है, ये डीके करता है तो हीलियम बनता है एंड रेडोन, ये हीलियम एंड रेडोन बनाता है। इसका रेडोन का एटॉमिक मास है 224 और एटॉमिक नंबर है 86, ये 86 है। ये कितनी बात सुन भाई। ऐसे ही दे रखा डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन यानी टूटना, ये भी एक अनस्टेबल है तो ये भी टूटता है। N2O5 एंड N2O ये दोनों ही डिकम्पोज होते हैं। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल है हमारे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ
केमिकल काइनेटिक्स के। ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। आगे हम लोग अगला टॉपिक करेंगे यहाँ से।